वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सीमा विवाद चाइना चाइना नेपाल और भारत का जो विवाद है उसको देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए, सीमा पर भारत की ललकार ने चीन और नेपाल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर में ऐसा भारत ने क्या किया कि जो 2 दिन पहले तक चाइना गिदड़ भभकियाँ दे रहा था युद्ध करने की, आज वो कह रहा है कि हाथी और ड्रैगन एक साथ डांस कर सकते हैं। आखिर में ऐसा क्या हुआ? भारत ने कैसे चारों तरफ से उसे जकड़ लिया, उसके तेल, उसके पानी, हर जगह उसको कस लिया, जकड़ लिया, और अंत में चाइना को समझ आ गया कि अब भारत से संधि करना या भारत से साथ मिला करके रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुलना में लड़ाई करके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा चूंकि अमेरिका से संबंध है इसलिए चाइना पीछे हट गया। ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका से चाइना डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट टक्कर ले रहा है, तो अमेरिका से नहीं डरता है चाइना। तो सवाल उठता है आखिर में हुआ क्या? अब यहां तक समझिए कि अमेरिका ने कहा कि हम मध्यस्थता करते हैं, भारत ने कहा नहीं चाहिए हमें आपकी मध्यस्थता। यानी कि भारत खुद इतना सक्षम है इस समय कि उसने चाइना को चारों खाने चित्त कर दिया है। अब वो चारों खाने कौन कौन से हैं? पहला खाना है सामरिक। भारत ने दिखा दिया कि समर होगा, अगर युद्ध होगा तो हम किस तरीके से भारी पड़ जाएंगे। भारत ने ये समझा दिया जो है कि कूटनीतिक तरीके से कैसे आपका तेल, आपका पानी, सब कुछ हम जो है कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में लाके खड़े करेंगे कि आप तेल और पानी के लिए तरसने लगेंगे। और फिर ये दिखाया कि कैसे राजनीतिक रूप से हम आपको पूरी दुनिया से अलग थलग कर देंगे, और फिर आर्थिक रूप से कैसे चैलेंज किया भारत ने। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में, ठीक है? तो 4 तरफ से, यानी कि सामरिक, कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक, चारों तरफ से भारत ने चाइना को एकदम चित्त कर दिया है, ठीक है? जिसमें जब सामरिक देखेंगे तो इसमें यह देखेंगे कि भारत ने कौन कौन सा सामर्थ्य दिखाया जिससे चाइना को समझ आया कि नहीं, हमें युद्ध नहीं कर सकते हैं हम भारत से। तो उसमें भारत ने दिखाया कि कौन कौन उसके साथ है, किस परिस्थिति में साथ आ सकता है। भारत की जो अग्नि मिसाइल है, कैसे चाइना की ICBM मिसाइल के साथ क्या स्थिति बनेगी। भारत का जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मोस मिसाइल है, वो कैसे पूरे युद्ध को 5 मिनट में खत्म कर सकती है, उसको दिखाया। S-400 जो मिसाइल रसिया ने हमें भी दिया है, चाइना को भी दिया है, कैसे दिखाया कि इंडिया बेटर है। कैसे दिखाया कि जो कोमकासा की संधि हुई है उसमें उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं, और कैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी कैसे उसकी सेना को कमजोर कर रही है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कूटनीतिक तौर पर मैं बताऊंगा कि साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में भारत ने क्या दिखाया कि अगर तुम साउथ चाइना सी में ये कर रहे हो तो हिंद महासागर में ऐसा करके मैं आपको तेल और पानी के लिए मोहताज कर सकता हूं। राजनीतिक स्थिति में उसने दिखाया कैसे हम आपको अलग थलग कर सकते हैं। तो क्या क्या कहानी है सबको समझेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आपको 10 या 5 मिनट आपको 5 से 7 मिनट आपको यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में वर्तमान में बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़ है क्या, ठीक है? तो जल्दी जल्दी आइए उसको पहले देख लेते हैं कि झगड़े की जड़ क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इस सब चीजों पर आएंगे। क्लियर है? तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भारत है, ये चाइना है, यहां तिब्बत है, ठीक? तिब्बत चाइना का ही भाग है वर्तमान में। ध्यान दीजिएगा मेरी बात समझिए। यहां पर जो भी रेखा जो अंग्रेजों ने भारत की रेखा तय की थी, यानी भारत आजाद हुआ, अंग्रेज छोड़ के गए, तो जो रेखा थी उसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC कहते हैं। LOC यानी कि ये जो रेखा बनी हुई है, या यूं कहें ये जो रेखा पूरी है, ये पूरी रेखा को क्या कहेंगे? LOC कहेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे, ठीक? भारत ये मानता है कि हम अपनी चीजों को यहां इस रेखा से कंट्रोल करेंगे। समझ आ रही बात? इस रेखा से कंट्रोल करेंगे, है ना? इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजों के टाइम पर, यानी कि जब ब्रिटिश का शासन हमारे यहां था, उस टाइम पर भी यहां पर प्रॉब्लम थी, यानी इस एरिया में प्रॉब्लम थी, यानी यहां पर प्रॉब्लम थी,
कि कौन सा क्षेत्र भारत का है, कौन सा क्षेत्र तिब्बत का है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर करीब 1864 ईस्वी में, 1864 में, ठीक, 1864 में W.H. जॉनसन ने, मतलब अंग्रेजों ने नियुक्त किया W.H. जॉनसन को कि आप यहां का सीमा विवाद का निपटारा करें। तो W.H. जॉनसन यहां आए और उन्होंने यहां के लोगों से पूछा कि आखिर में कर तुम किसको देते हो। ठीक, तो लोगों ने बताया, यहां के लोगों ने बताया कि हम इंडिया को देते हैं, इसके इधर के लोगों ने बताया कि हम तिब्बत को देते हैं। क्लियर है? तो इसके इधर को तिब्बत मान लिया और इसके इधर को जो है इंडिया मान लिया, यानी जम्मू कश्मीर का भाग मान लिया। इस प्रकार ये लाइन खींची गई और इस लाइन को जॉनसन रेखा कहा गया। समझ आई बात? अब आगे बात करेंगे। सन 1914 के आसपास, सन 1914 में ही सिमला समझौता हो रहा था, सिमला समझौता। ठीक, उसमें यहां पर भी जो गड़बड़ी थी उसको सही करने के लिए हेनरी मैकमोहन, ब्रिटिश हेनरी मैकमोहन को, ठीक है, मैकमोहन को नियुक्त किया जाता है। हेनरी मैकमोहन, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत और चाइना, तिब्बत से प्रतिनिधि आते हैं, चाइना के प्रतिनिधि आते हैं और ब्रिटिशर्स से जो है हेनरी मैकमोहन रहते हैं। ये तीनों मिलकर के बात करते हैं कि आखिर में यहां की रेखा कौन सी होगी, कहां से भारत होगा, कहां से तिब्बत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चाइना ने उस समय कहा कि हम पार्टी नहीं बनेंगे, अगर आप तिब्बत को यहां बुला रहे हो बात करने के लिए तो हम यहां पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तिब्बत को अपना भाग मानता था, बोलता था कि चीन से बात करो, अगर बात करनी है तो तिब्बत को हटाओ। लेकिन हेनरी मैकमोहन तैयार नहीं हुए, यानी ब्रिटिशर्स तैयार नहीं हुए। तो अंत में यह हुआ कि हेनरी मैकमोहन और तिब्बत दोनों ने मिलकर के यहां पर एक तय किया कि ये एक रेखा होगी और ये रेखा मानी गई मैकमोहन रेखा। क्लियर है? तो ये जो मैकमोहन रेखा है, इसके इधर भारत हो गया, इसके उधर तिब्बत हो गया। अब चाइना का कहना है कि यहां पर जो रेखा W.H. जॉनसन ने जॉनसन रेखा खींची, उस समय उन्होंने अकेले खींची थी रेखा, हम लोग उसमें नहीं थे। तो कोई भी जब दो लोगों की बात होती है तो उसमें अकेले आप रेखा खींच दोगे, उसको हम नहीं मानेंगे। और यहां पर बोला कि यहां की रेखा में हम शामिल ही नहीं थे, तिब्बत शामिल था, हम नहीं शामिल थे, इसलिए हम इस रेखा को भी नहीं मानते हैं। चाइना इस रेखा और इस रेखा को नहीं मानता है और इसको लेकर के चाइना जो है युद्ध करता है। चाइना बोलता है कि नहीं, हम जो है इस रेखा को और इस रेखा को नहीं मानेंगे। और चाइना ने क्या किया, भारत पर आक्रमण कर दिया 1962 में। ठीक, 1962 में यहां आक्रमण कर दिया, इधर दोनों तरफ आक्रमण कर दिया। वर्तमान झगड़े की जड़ क्या है उसको समझते हैं फटाफट। चाइना ने इधर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद यहां तक कब्जा कर लिया। ठीक है, ये ऐसे कब्जा कर लिया, जिसे लद्दाख, ये जो लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है, इसको चाइना ने कब्जा कर लिया और ये क्षेत्र कहलाने लगा अक्साई चीन। अक्साई चीन, चीन नहीं चिन, अक्साई चीन। ठीक है, तो अक्साई चीन जो है ये एक तरह का सफेद मरुस्थल। ठीक, तो अक्साई चीन जो है इसको चाइना ने कब्जा कर लिया और ये जो रेखा गुजरी, यानी कि जहां तक चाइना ने कब्जा कर लिया उसे कहा गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। यानी इसके इधर भारत होगा, इसके इधर चाइना होगा। समझ आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर। चाइना अब वर्तमान में बोलता है कि इसको भी हम नहीं मानेंगे, इस रेखा को भी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भारत यहां एक रोड बना रहा है, ये यहां से ले से लेकर के यहां तक जो है रोड बना रहा है भारत। इस रोड का नाम है DSDBO, दारबुक स्योक दौलताबेग ओल्डी रोड। ठीक है, क्योंकि यहां भारत की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी यहां सबसे ऊंची जो है एयर स्ट्रिप है। यानी कि अगर युद्ध की स्थिति में यहां पर रोड बन जा रहा है तो रोड बन जाएगा तो भारत अपना जो है सामान हमेशा आपूर्ति कर पाएगा। ऐसी स्थिति में चाइना को मुश्किल खड़ी होगी। ठीक है, तो चाइना चाहता है कि ये रोड ना बने। तो चाइना ने क्या किया, बोला कि ये जो है हमारा है। क्लियर? मतलब बोलता है कि यहां पर आप रोड नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है। और यहां पर एक पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील में यहां पर उभार है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पेंगोंग झील है तो ऐसे 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 उभार है।
तो इसे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5 ऐसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए फिंगर 8 से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता है ना। अब फिंगर 8 से गुजर रहा है, हम लोग फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। चाइना इस बार आकर के फिंगर 2 पे खड़ा हो गया है पहले से और बोलता है फिंगर 2 के आगे नहीं जा सकते, उसको ये रोड बनाने नहीं देना है। क्लियर है। और भारत ने ये कंफर्म किया कि रोड जितनी तेजी से बन रहा था उतनी तेजी से बनेगा। और भारत ने भी यहां पर ढेर सारे सिपाही भेज दिए। इनके 5000 सिपाही आए, हमारे 5000 सिपाही पहुंच गए। क्लियर है। और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। और भारत ने चाइना को कैसे दबाव में लाया, आइए उसको समझेंगे कि कैसे मजबूर हो गया है चाइना अब यहां से हटने के लिए। ठीक है। तो अब देखेंगे कि सामरिक स्थिति क्या बनती है, कैसे बनती है, आइए यहां पर समझते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं कैसे जो है हमने चाइना को प्रेशर में लाया। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन हमारे साथ युद्ध में आ सकता है, फिर उसके बाद हमारी जो शक्ति है कैसे हम उनसे निपट सकते हैं, कैसे हम उनसे मजबूत दिख रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर कौन कौन हमारे साथ हमारे साथ कौन कौन होगा, हमारे खिलाफ कौन कौन होगा, उस पर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हम लोग की जो शक्ति है उस पर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज तो उनके पास संख्या बल बहुत ज्यादा है। ठीक है। ठीक। या यूं कहे कि उनकी जो सेना है उनके पास काफी ज्यादा है तुलना में हमसे। ठीक है। उनके पास ढेर सारी टेक्नोलॉजी भी है, नो डाउट। लेकिन कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लुहार की, है ना, बात समझ रहे हैं हमारी। भारत के पास एक खतरनाक चीज है जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, एक तरह से ब्रह्मोस मिसाइल, है ना। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात समझिएगा क्या है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। इसकी खास बात यह है कि इसकी स्पीड लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और खास बात यह है कि ये देखिएगा थल से जल में गिराया जा सकता है, मतलब थल से जल में वार कर सकती है, जल से थल में, थल से वायु में, यानी कि तीनों जगहों पर ये लॉन्च किया जा सकता है। ये इसकी खास बात है। और जो सबसे खास बात इसकी है वो ये, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और खास बात यह है कि ये यूं जाती है ऊपर और उसके बाद 80 डिग्री यूं ऐसे आकर के मार करती है। यह सबसे खास बात है। चाइना यहां पर छुप करके यहां पर जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर छुप करके वार करने की सोच रहा है। तो क्योंकि यहां के जो पर्वत हैं वो 80 डिग्री ऐसे झुके हुए हैं, 70 डिग्री 80 डिग्री झुके हुए हैं, तो वहां पर गोली चला पाना या कुछ कर पाना, बम गिरा पाना बड़ा कठिन काम होता है। तो ये जो हमारी मिसाइल है इसकी खास बात है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी मिसाइल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ना अमेरिका के पास है, ना रसिया के पास है, ना चाइना के पास है। अमेरिका ने इराक पर अरेबियन सी से लगातार एक उनके पास मिसाइल है टॉम होक मिसाइल, उसके द्वारा वो लोग आक्रमण कर रहे थे। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम उस समय जिंदा थे, उन्होंने देखा कि गजब की मिसाइल है ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाकर के गिरा दे रही है। क्यों? क्योंकि वो एंगल बना के गिरा रही थी। तो उस समय उससे भी बेहतर मिसाइल का निर्माण हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की नेतृत्व में यह किया गया। और इसकी खास बात है यह ऐसे ऊपर जाती है और 80 अंश पर ऐसे मुड़ जाती है। तो अब आप सोचिए, आपके पास ऐसी मिसाइल है जो मिसाइल हवा से भी लॉन्च की जा सकती है, पानी से भी लॉन्च की जा सकती है और स्थल से भी लॉन्च की जा सकती है। और इसकी स्पीड ऐसी है कि कोई रडार इसको कैच नहीं कर सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर है। और इसका टक्कर देने के लिए
दुनिया में किसी के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो भारत को एकदम मजबूत बनाता है। बोलता है हर 3 सेकंड में एक एक मिसाइल छोड़ी जा सकती है ना। और जब जिस समय ये लॉन्च हुआ था उस समय ये कहा गया था कि किसी भी युद्ध को 5 मिनट के अंदर खत्म करने की इसके पास शक्ति है। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा रसिया ने भारत को S-400 दिया मिसाइल। ये जो S-400 मिसाइल दिया है ये भारत के पास भी है और चाइना के पास भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत जो है MTCR का सदस्य है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का पार्ट भारत 35वां सदस्य बना है 2016-15 में। ठीक है, 15-16 में बना है, जिससे भारत को जो ये S-400 मिला हुआ है, भारत उस मिसाइल से 400 किलोमीटर तक की दूरी तक लॉन्च कर सकता है अपना, मतलब कुछ गिरा सकता है, बमबारी कर सकता है। जबकि रसिया के पास जो है वो 400 नहीं बल्कि जो चाइना के पास है वो 400 नहीं जा सकता है, वो केवल 300 किलोमीटर तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, और जो देश MTCR के सदस्य नहीं होंगे उन्हें 300 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल रखने की परमिशन नहीं होती है। तो रसिया के पास चाइना के पास 300 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल नहीं है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज अब आता है कि चाइना के पास एक मिसाइल है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह उसके पास खतरनाक मिसाइल है। इसकी जद में पूरा भारत है, यानी कि अगर इससे जो है वो लॉन्च करता है तो पूरा भारत उसकी जद में आ जाएगा। तो उसकी तोड़ के लिए हमारे पास अग्नि मिसाइल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ICBM और अग्नि मिसाइल का उपयोग तभी हो सकता है जब न्यूक्लियर वार हो, और न्यूक्लियर वार होगा अगर तो दुनिया खत्म। तो न्यूक्लियर वार हो नहीं सकता है, यानी कि ICBM और अग्नि बना बना करके रखे रहें, इसका यूज नहीं हो सकता है। क्लियर है ये 100%? तो वार होगा, युद्ध होगा, इस सबसे। यहां पर भारत का पलड़ा उससे कई गुना ज्यादा है। समझ पा रहे बात आप? आगे बढ़ते हैं। ये OCP, वन चाइल्ड पॉलिसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात समझना हमारी। कोई हथियार कितना मजबूत है, कितना अपग्रेडेड है, वो मायने तो रखता है, लेकिन हथियार चलाने वाला ज्यादा मायने रखता है। अगर आप ये जान रहे हो, बात समझ पा रहे हो हमारी, तो विंग कमांडर अभिनंदन, पता है MiG-21 से, वो जो एकदम पुराने जमाने का प्लेन है, उसको कहते हैं उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं, वीडियो मेकर भी कहते हैं। बोलते हैं जो उसमें बैठ के जाएगा, जो उसको उड़ाएगा, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। ऐसी उसकी हालत है MiG-21 की। MiG-21 से पाकिस्तान, अमेरिका द्वारा जो F-16 दिया गया था, उसको मार के धराशायी कर दिया विंग कमांडर अभिनंदन कुमार ने। यानी कि पीछे चलाने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं? यहां देखिए, चाइना में OCP है, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब आप सोचो ना, ये देखो 2-3 पीढ़ियों में पता लगा जो है, 4 पीढ़ियों में 2-2 परिवारों में मिलाकर के एक बच्चे हो रहे हैं, है ना। अब एक बच्चा पैदा हुआ है, एक तरफ नाना नानी है, एक तरफ दादा दादी है, एक तरफ माता पिता है, एक बच्चा है। अब सोचो उसकी परवरिश कैसी हुई होगी, कितने सुकुमार तरीके से उसका पालन पोषण किया जाता है। ऐसे में ये लोग हैं कि वो संख्या बल में ज्यादा है, लेकिन जब बात आएगी चलाने की, जब बात आएगी लड़ाई की, तो भारत के लोग, भारत के जो सैनिक हैं, वो काफी इनसे मजबूत मेंटालिटी के हैं, है ना। तो यहां से भी भारत मजबूत है। आगे बोलते हैं, कोमकासा की संधि हुई। कोमकासा की संधि के तहत क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच में आपस में संधि हो गई है। अमेरिका जो सुविधाएं नाटो देशों को देता है ना, नाटो देशों को देता है, वो सुविधाएं नाटो देशों के अलावा एकमात्र देश भारत है जिसको वो दे रहा है कोमकासा की संधि के तहत। यानी कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल करके एक दूसरे के बारे में, मतलब कि एक दूसरे की सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, जान सकते हैं, सहयोग एक दूसरे का करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से आप देखिए कि भारत चाइना से मजबूत दिख रहा है हर जगह।
क्लियर है। आगे बात करते हैं कूटनीतिक स्थिति में। कूटनीतिक स्थिति में भारत ने कैसे चाइना को घेर लिया है। हाँ, देखते हैं यहां पर कि कूटनीतिक तरीके से भारत ने कैसे चाइना को घेरा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे हम लोग अभी अंत में कि युद्ध होगा तो कौन किसके किसके साथ होगा, उसमें भी चाइना परेशान हुआ है, मजबूर हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी इसको देखेंगे लास्ट में, उसके पहले देख लेते हैं कि कूटनीतिक तौर पर कौन किसके साथ है या भारत ने क्या मजबूरी पैदा कर दी है। ठीक है, तो देखिए तेल पानी दो महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी देश के लिए, तेल और पानी। तेल जो होता है वो एक तरह से एनर्जी है और पानी भी, बिना पानी के लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बात समझिएगा यहां पर कि ये चाइना जो है, जो भी व्यापार करता है ना, अब आप समझिएगा कि चाइना के लिए ये साउथ चाइना सी, इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस पर कब्जा बना के रखना चाहता है। ठीक है, इस पे सबको परेशान करता है, किसी भी देश को यहां पर एंट्री देने से पहले वो परेशान करता है, और यही उसका तेल का भंडार है एक तरह से। क्लियर। और देखिए ये यहां से अपना व्यापार अगर अन्य देशों में ले जाना चाहता है, पूरी दुनिया में, अमेरिका जैसे या अफ्रीका जैसे देशों में ले जाना चाहता है, अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, भाई इसका सामान खरीदेगा कौन? यही सब देश खरीदेंगे, ये सब देश खरीदेंगे, है ना, जो विकासशील लोग हैं। तो ये अपना व्यापार कहां से करता है? देखिए यहां से चलता है, ये साउथ चाइना सी से होते हुए ये ऐसे आता है, और जब साउथ चाइना सी से निकलता है तो इसके पास दो रास्ते हैं। एक ये है, ये यहां से ऐसे निकले मलक्का से होकर के, क्लियर है। और दूसरा रास्ता यह है कि ये इधर से निकल जाए, सुंडे से होकर के, सुंडा से होकर के, क्लियर है। तो चूंकि भारत का यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत की तीनों सेनाएं यहां पर मौजूद है, जल, थल और वायु सेना। और मैं बताऊंगा आपको, भारत की थल सेना को हिंद महासागर में दुनिया की कोई सेना चैलेंज नहीं कर सकती है, इतनी मजबूत है भारत की जल सेना यहां पर, क्लियर है। तो भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों यहां मौजूद है। तो यहां पर चाइना के जो भी जहाजें जा रही हैं, देखिए यहां पर, समझ आ रही बात? यहां पर अगर आप ये देखें, यहां से ये यहां से जैसे अगर निकलता है तो ये इसको वहां पर रोक सकता है, क्लियर है। आप समझ पा रहे हैं? तो यहां से देखिए जब ये निकलता है, अगर इधर से निकलता है तो भारत यहां पर इसको रोक सकता है ना। और अब देखिए तो चाइना क्या करता है कि ये मलक्का से ना होकर के, ये मलक्का से ना होकर के ये सुंडा से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत ने यहां पर स्ट्रेटेजिकली कितना बड़ा काम किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यहां पर कोकोस द्वीप दे दिया। ठीक है, अब भारत यहां कोकोस द्वीप पर भी जो है अपनी तीनों सेनाएं रख सकता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब चाइना अगर यहां से भी निकलने का प्रयास करता है, यानी कि सुंडा से भी निकलने का प्रयास करता है, तो इधर कोकोस द्वीप पर हम लोग खड़े हुए हैं, इनको हर जगह पीट देंगे। यानी कि अगर अब वर्तमान समय में चाइना अगर अपना व्यापार यहां से आगे बढ़ाना चाहता है, यहां से आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसको बिना भारत के सहयोग के, बिना भारत की सहमति के वो यहां से आगे बढ़ा ही नहीं सकता है। और अगर बढ़ाता है तो यहां पर युद्ध होगा, और यहां पर भारत को चैलेंज करने वाली कोई शक्ति है ही नहीं। समझ आ रही बात? तो भारत ने भी ये कूटनीतिक प्रेशर उसके सामने डाला है कि अगर ये साउथ चाइना सी चाइना का हो सकता है तो ये हमारा रहेगा। बोला अगर तुम इसको अपना मान सकते हो तो ये हम इसको अपना मानेंगे, और दुनिया के किसी भी देश को इससे आने जाने नहीं देंगे जो हमारी एकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा होगा, जो ये मानेगा कि हम जो है ये पूरे को हम भारत मान रहे हैं, जो लद्दाख को या जो पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे भाग को भारत का भाग मानेगा, उसी को हम आने जाने देंगे, जो नहीं मानेगा उसको हम नहीं आने जाने देंगे। समझ आ रही बात? तो यहां पर मजबूर किया है चाइना को वापस। यहां से अगर चाइना व्यापार करना चाहता है तो यहां पर भी जो है उसे भारत का समर्थन लेना पड़ेगा। और आगे देखिए, चूंकि ये इस पर कंट्रोल रखता है और
इस चक्कर में ये यहां पर देखिए भारत का सॉरी चाइना का जापान, ठीक है, चाइना का जापान से भी जो है प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना का यहां सबसे यहां वियतनाम से या चाहे ताइवान से हो, सबसे यहां पर जितने यहां पर देश आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया को छोड़ करके सारे के सारे देशों से इसका प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जब इसको बंद करेगा इस रास्ते को, तो इन सबको भी प्रॉब्लम होगी, दुनिया के और जितने देश होंगे उन सबको भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में भारत इस पूरे चाइना को अकेला अकेला अलग थलग कर सकता है। समझ आ रही है बात? और तब इस साउथ चाइना सी पर जो ये लग रहा है कि केवल चाइना का है, तब इस पर इन सब लोगों के आने पर फिर इस पर बंटवारा होगा और फिर इसका जो है तेल का जो मेन सोर्स है उस पर भी भारत किसी न किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा आप देखिए ये तिब्बत है, भारत ने क्या शानदार तरीके से जो है कूटनीति चली हुई है। वो लोग बोल रहे हैं कि ये लेंगे और भारत बोल रहा है कि ये तुम्हारा पूरा तिब्बत हटवा देंगे। अब क्या हुआ है, अमेरिका ने अपने संसद में यह प्रस्ताव लाया हुआ है कि तिब्बत स्वतंत्र देश है, चाइना के अंदर नहीं रहेगा। जैसे ही यह स्वतंत्र देश घोषित हो गया, फिर क्या होगा, चाइना के पास जो पानी का स्रोत है, सारी नदियां यहीं से निकलती हैं, पानी का जो स्रोत है वो खत्म हो जाएगा और जो फिर यहां पर चल रहा है बवाल ना, वो बवाल भी खत्म हो जाएगा। तो भारत ने यह समझा दिया है कि अगर यही रहा तो हम लोग खुलकर अमेरिका के साथ रहेंगे। चाइना को यह बात समझ आ रही है कि हमारा पानी भी रुकवा सकता है, तेल भी रुकवा सकता है। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो कौन कौन हमारे साथ आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भारत से सटे हुए देशों को देख लेते हैं। तो सटे हुए देशों में सबसे पहले नेपाल भूटान की बात कर लेते हैं। नेपाल ने कल सरेंडर कर दिया। नेपाल अपना नया नक्शा जारी करना चाहता था, नेपाल ने नक्शा जारी नहीं किया। ठीक है, उसके संसद में बहुमत नहीं थी ये बात साबित करने के लिए कि, या उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास बहुमत नहीं था ये साबित करने के लिए कि हम नया जो नक्शा बना रहे हैं वो जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं वैसे लोग माने। तो यहां पर नेपाल ने जो है पहले से ही घोषित किया हुआ है कि अगर युद्ध होता है चाइना और इंडिया का, तो हम कभी भी न चाइना का साथ देंगे न पाकिस्तान, न हम इंडिया का साथ देंगे, हम तटस्थ रहेंगे। क्लियर है? तटस्थ रहेंगे। यानी नेपाल यह समझ रहा है कि तीन तरफ से हम इंडिया से घिरे हुए हैं, अगर हम चाइना का साथ देंगे तो हमारी क्या हालत होगी वो समझ रहा है। तो नेपाल तटस्थ रहेगा। बांग्लादेश की बात करें, जब तक शेख हसीना है तब तक बांग्लादेश हमारे साथ ही रहेगा। क्लियर है? बात करेंगे ये श्रीलंका की। श्रीलंका में नो डाउट चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। हम्बनटोटा, ध्यान दीजिएगा, हम्बनटोटा जो श्रीलंका ने दिया हुआ है चाइना को, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए दिया हुआ है, युद्ध करने के लिए नहीं दिया हुआ है। तो श्रीलंका मालदीव ये समझ चुके हैं कि हम जो है यहां पर केवल चाइना के द्वारा यूज किए गए हैं, तो अब ये लोग भी उसके साथ नहीं है। क्लियर है? बात करेंगे यहां पर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो यहां से लगता हुआ है, ठीक है, हालांकि अब वर्तमान में पाकिस्तान में जो क्षेत्र है उससे लग रहा है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान जो है वो बोलता है कि ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें हम भाग नहीं लेंगे। बात करेंगे ये जो सटा हुआ इससे तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान का जो राजधानी है दुशानबे, वहां से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर भारत ने यहां पर तजाकिस्तान द्वारा दिए हुए एक जगह फारखोर पर अपना हवाई अड्डा बना लिया है। यानी अगर युद्ध होता है तो भारत यहां तजाकिस्तान से भी चाइना के ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि भारत का यहां पर अड्डा बन चुका है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो अगर आप देखें इस पूरे क्षेत्र में, तो एक पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो भारत के जो लगे हुए देश हैं, कोई भी देश चाइना का समर्थन नहीं करने वाला है। और पाकिस्तान भी अगर समर्थन करता है तो पाकिस्तान अगर चाइना का समर्थन करता है तो पाकिस्तान का हालत क्या होगा,
वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चलता कैसे है पता है? अमेरिका की भीख से चल रहा है। और भारत का अमेरिका से संबंध कहीं ना कहीं, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो, तो काफी अच्छा है वर्तमान समय में। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो पाकिस्तान को जो भी राशि मिल रही है अमेरिका से वो बंद हुई, और जैसे ही बंद होगी तैसे ही पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। यानी युद्ध में अगर पाकिस्तान ने साथ दिया खुल करके, किसका? चाइना का, तो चाइना बर्बाद हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान पक्का बर्बाद हो जाएगा। चले आगे। तो यह हो गया इसके साथ के देशों की। अब इसके अलावा हट के चलते हैं। ये इसको छोड़ दीजिए, नॉर्थ कोरिया को छोड़ दीजिए, है ना। बस इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो सारे के सारे देश यहां पर, चाहे वो संकाकू द्वीप के लिए लेकर के जो है जापान से हो, चाहे ताइवान का हो, वियतनाम का हो, या जो भी जितने यहां देश हैं, सारे देशों से इसका जो है लड़ाई चल रहा है। अब आप देखिए, ये लोग भले ही डायरेक्ट भारत का समर्थन ना करें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर, कूटनीतिक तौर पर भारत का समर्थन ये सब करेंगे। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे रसिया की। रसिया के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे चाइना है वैसे इंडिया है, लेकिन हमारा रसिया से जो संबंध है पुराना, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब भी युद्ध होगा तो वर्तमान में रसिया भले तटस्थ रहे, लेकिन रसिया हथियारों की सप्लाई भारत को जरूर करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि सप्लाई रसिया करती रहेगी हथियारों की। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जब रसिया खुल करके नहीं आएगा तो अब इस बात को समझिए कि चाइना अमेरिका को हटा करके अमेरिका की गद्दी पर बैठना चाहता है, नंबर 1 का पोजीशन हासिल करना चाहता है। और अमेरिका के लिए सबसे खटकता हुआ कोई देश अगर है तो वो चाइना है, ये बात आप जान रहे हो। और चाइना को टक्कर देने वाला कोई देश अगर है तो वो भारत है एशिया में। यह बात अमेरिका अच्छे समझता है। या तो अमेरिका डायरेक्ट युद्ध करेगा, या अगर इनका युद्ध होता है तो भारत का साथ देगा। और जब अमेरिका भारत का साथ देगा तो जापान खुल के आएगा। जब अमेरिका साथ देगा तो पूरे यूरोपीय देश, जितने नाटो के मेंबर हैं, वो सारे नाटो देश, जो 29 देश हैं, वो सारे के सारे भारत का समर्थन करेंगे। ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि चाइना की हालत क्या होगी। तो भारत ये सब दबाव बना पाने में कामयाब हुआ। जो दो दिन पहले ये कह रहे थे कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, 2 दिन बाद कह रहे हैं कि हाथी मतलब भारत को बोला, और ड्रैगन मतलब चाइना बोला कि दोनों एक साथ जंगल में डांस कर सकते हैं, हम लोग कोई भी बात बैठ करके सुलझा लेंगे, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, राजनैतिक, चाइना गैर लोकतांत्रिक है, भारत लोकतांत्रिक देश है। अगर कुछ होता है तो भारत, ये चीज वर्तमान में आप इस बात को समझिए कि 1962 का भारत नहीं है, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है, इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में जो भारत के अंदर बार्गेनिंग करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है दुनिया के किसी भी देश से। वर्तमान में भारत की जो क्षमता है वो बार्गेन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भारत ये बात पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि गैर लोकतांत्रिक देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, इसलिए पोलराइजेशन कर सकता है, ध्रुवीकरण कर सकता है कि सारे के सारे देश जो लोकतांत्रिक हैं वो भारत का समर्थन करें, और जो गैर लोकतांत्रिक होंगे वो केवल चाइना के पास जाएंगे। क्लियर है? तो राजनीतिक रूप से भी भारत ने चाइना के ऊपर दबाव डाल दिया है कि पोलराइजेशन कर सकते हैं। और जो अंत में सबसे महत्वपूर्ण है वो आर्थिक में क्या है देखिए, अभी ये जो कोविड-19 का मसला है, इससे सारी कंपनियां भाग रही थी, है ना। सारी कंपनियां चाइना से भागना चाहती हैं। अब चाइना से भाग करके जाए कहां? जाएंगी वहां पर जहां पर
उस तरह का माहौल मिले, उस तरह का बाजार हो और उस तरह का लेबर हो, सब कुछ हो, तभी तो जाएगी कंपनियां यहां से भाग करके। तो कंपनियां कहीं पर भी चाइना जैसी चीजें नहीं पा रही थी, इसलिए कंपनियां चाइना में बनी हुई थी। अभी मैं आपको बताऊं, हाल फिलहाल में अगर आपको पता हो तो यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर लॉ समाप्त कर दिया अपने यहां। अब जब लेबर लॉ समाप्त कर दिया है तो जो समस्याएं आती हैं लेबर यूनियन को लेकर के वो खत्म हो गई। तो ढेर सारी कंपनियां भाग भाग करके अब यूपी में आ रही हैं, या यूं कहे कि भारत के अन्य भागों में भी जो है आ रही हैं। एक कंपनी तो आ चुकी है आगरा में। अब आप सोचिए कि चाइना को यह बात समझ में आ रहा है कि अगर थोड़ा भी हुआ तो हमारी जो कंपनियां हैं वो भाग करके इंडिया में जाएंगे, और इंडिया इनका जो भी प्रोडक्ट है, अगर ऐसा स्थिति होता है, युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो देखिए अभी भले ही हम लोग चाइना का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब युद्ध की स्थिति होगी तो डेफिनेटली जो अंदर से लोगों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम होता है वो जगेगा, फिर चाइना की चीजों का बाइकआउट कर देंगे। और ऐसे में चाइना का जो नुकसान होगा, जो व्यापारिक नुकसान होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, जिसको कहते हैं, वो टूट जाएगी अगर भारत में उसकी सप्लाई बंद हो जाए तो इस तरीके से भारत चाइना के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब हो सका, और अंत में उन्हें यहां पर अब ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग आइए टेबल पर बैठते हैं और टेबल पर बैठ करके बातचीत करेंगे। लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीजों को समझ पाए हैं। बने रहने के लिए मेरे साथ धन्यवाद।